ये गुजारिश, और उनको इस देश के भविष्य से, उस देश के विद्यार्थी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप पेपर चोरों की गलती की सजा खुद को ना दें, अकेला महसूस ना करें। देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने बार बार अपील किया है कि हम आपसे मिल करके देश के विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से, पेरेंट्स से, जो टीचर हैं, जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को अपने खून पसीने की मेहनत से चलाने वाले सच्चे और ईमानदार लोग, उनके साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके इस देश की परीक्षा प्रणाली को ठीक करेंगे, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने कोटा से मुहिम की शुरुआत की है, जिसको उन्होंने छात्रों की गूंज कहा है। कोटा का प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो कुछ बातें उभर करके सामने आई वो न सिर्फ आश्चर्यजनक है बल्कि चिंताजनक भी है। देश के 5 मंत्रालयों का जो टोटल बजट है उससे ज़्यादा खर्च इस देश के पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने में निजी खर्च कर रहे हैं। जो उनका प्राइवेट एजुकेशन पे खर्च होने वाला कुल एक्सपेंस है वो देश के 5 मंत्रालयों के बजट के बराबर है। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है कि कैसे जानबूझ करके इस देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, जिनको इस देश के टीचरों ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने, स्टूडेंट ने और हमारे देश को चलाने वाले, देश को आज़ाद कराने वालों ने एक नीति के तहत उनका निर्माण किया, उसकी स्थापना की। आप अंदाजा लगाएंगे कि अगर आईआईटी नहीं होता तो क्या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते, अगर एम्स नहीं होता तो क्या प्राइवेट अस्पताल बन पाते, अगर इसरो नहीं होता, अगर आईआईएम नहीं होता, तो देश के जो ये प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जानबूझकर हमारे देश के विश्वविद्यालयों को, हमारे देश के मेडिकल कॉलेज को, हमारे देश के आईआईटीज़ को और यहाँ तक कि यूपीएससी जैसी परीक्षा के ऊपर भी प्रश्न उठ रहे हैं। तो ये जानबूझ करके किया गया है, ये जानबूझ करके किया जा रहा है और ये उस मानसिकता के साथ किया जा रहा है जिस मानसिकता के बारे में प्रधानमंत्री जी कई बार उसको जाहिर करते हैं। क्या कहते हैं? हम अधिकार छीना जा रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। हम इस व्यवस्था को ठीक करें। पेपर लीक की यदि आप बात करें तो मसला सिर्फ नीट का नहीं है। नीट तो एक एग्जाम है। इस देश के अंदर आज कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको लेकर के विद्यार्थियों के मन में शंका नहीं हो, संदेह नहीं हो, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो या सेंटर के एग्जाम हो। ये 80 बार से ज़्यादा तो पता चले हैं। हम कहते हैं कि सैकड़ों बार पेपर लीक हुए। अभी 1 महीने के भीतर दोबारा नीट का एग्जाम हुआ है और आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बिहार के कई सेंटर से सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं। मतलब इस सरकार की इतनी भी कुवत नहीं है कि एक एग्जाम ठीक से करा सके। इस देश में क्या एक भी ऐसी संस्था नहीं बची है इनके शासनकाल में जो पारदर्शी तरीके से एग्जाम करा सके? कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं जो समय पे वैकेंसी निकाल सके, एक जॉब कैलेंडर जारी हो, एक जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो। ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस देश भर के विद्यार्थियों की आवाज को सुनने के लिए और वो जो लगातार सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उस आवाज को सड़क से लेकर के संसद तक शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो यह मुहिम उसको बुलंदी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। और इसके तहत हम देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
उसके बाद एक लीफलेट जो है, एक पेम्फलेट जो है हमने तैयार किया है। इसको हम मैक्सिमम विद्यार्थियों के बीच ले जाने का काम करेंगे और उनकी जो समस्या है उसको सुनेंगे, उनके सुझावों को सुनेंगे और उन सुझावों के आधार पर नेता प्रतिपक्ष जो मुहिम उन्होंने कोटा में शुरू की है वो देश के दूसरे शहरों में भी जाएंगे। पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, अलग अलग शहरों में जाएंगे, देश के विद्यार्थियों की आवाज़ को सुनेंगे। सड़क से लेकर के संसद तक विद्यार्थियों को न्याय दिलाने की ये जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने संकल्प लिया है कि इस देश की परीक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ी पैदा हुई उस गड़बड़ी को हमको ठीक करना है। पूरे के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम का ओवरहॉलिंग करना जरूरी है और इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री के प्रधान। और ये बड़ी दुखद बात है कि प्रधानमंत्री जो हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं और परीक्षा जब हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। अलग अलग कार्यक्रम में जाकर के भाषण दे रहे हैं, रील बना रहे हैं, लेकिन देखिए कि कितने इनसेंसिटिव व्यक्ति हैं। कहते हैं ना, जाके पैर ना फटे विवाही हो का जाने भीड़ पड़ा। अपना बाल बच्चा होता प्रधानमंत्री को तो समझ में आता, अपना बच्चा अगर उनके घर का सुसाइड कर लेता तब उनको समझ में आता कि आज माँ बाप किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं। एक माँ आकर के जब नेता प्रतिपक्ष से बात कर रही थी, उसने कहा कि मैं हमेशा कच्ची नींद में रहती हूँ, मैं उठ करके जाती हूँ अपनी बेटी के कमरे में देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं है। और ये कितनी चिंताजनक बात है कि 1 घंटे में देश के 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। एक नीट पेपर लीक के मामले में 21 लोगों ने आत्महत्या किया। ये दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ रहे। इसीलिए लगातार आवाज उठने के बावजूद पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा कौन सा फाइल प्रधानमंत्री का धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि प्रधानमंत्री उसके इस्तीफे के ऑर्डर पे साइन नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? अरे आपके ही कैबिनेट का मंत्री है, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप थोड़ी है कि आप उसके सामने सरेंडर किए हुए हैं। आप कहते हैं आप अपने चेहरे पे बहुमत को लेकर के आते हैं, तो क्या आप अपने एक मंत्री को नहीं हटा सकते हैं और उस मंत्री के खिलाफ जो एक जांच नहीं करा सकते कि पेपर लीक से उसका क्या संबंध है? इसीलिए हम आपके माध्यम से देश भर के विद्यार्थियों और अभिभावकों से यह अपील करते हैं कि आप छात्रों की इस गूंज को सुनिए। आप अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, नेता प्रतिपक्ष को अपने सुझाव दीजिए और कांग्रेस पार्टी, हमारा सारा सेल और डिपार्टमेंट, NSUI, यूथ कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से इस लड़ाई को लड़ेगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूं कि पुणे से ही वो जो पहला अभियुक्त पकड़ा गया है उसकी आवाज को यूथ कांग्रेस ने उठाया। और कितनी मजेदार बात है, देखिए पेपर लीक हुआ है ब्यूटी पार्लर से, सरकार ने बैन किया है टेलीग्राम को, तो क्या कल को ब्यूटी पार्लर बैन करेगी सरकार? ये स्थिति है, कोई भी एग्जाम ये ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए, देश के लिए ये चिंता का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हम महज इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम संकल्पबद्ध हैं कि इस देश में पेपर लीक को रोका जाएगा। और पेपर लीक से धर्मेंद्र प्रधान का क्या संबंध है, इसकी जांच करानी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर सरकार को ये लगता है कि MP MLA खरीद करके बहुमत जुटा लेंगे, पार्टियों को खत्म कर देंगे, उससे इस देश की आवाज दब जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। इस देश के छात्रों की मांग है, आपको अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना पड़ेगा। और तीसरी बात, आज जब मैं यहाँ एक विद्यार्थी से पुणे में बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि हम अलग अलग जिलों से आकर के पुणे शहर में रहते हैं, लगातार शिक्षा का खर्च बढ़ता जा रहा है, रेंट महंगा होता जा रहा है, रहना मुश्किल होता है। 2 साल के अंदर अगर वैकेंसी टाइम पे नहीं आए तो माँ बाप पूछते हैं कि कब तक इंतजार करें, हमको लौट करके गांव जाना पड़ता है। तो वैकेंसी का जो सवाल है, जो टाइम पे नहीं निकलता है और वैकेंसी आती है तो पेपर लीक होता है, पैसे लेकर के कट कमीशन से सीट बेचा जाता है। इसीलिए हम 3 कॉन्क्रीट डिमांड कर रहे हैं। पहला,
कि इस देश की एग्जामिनेशन सिस्टम का ओवरहॉलिंग करना जरूरी है, तभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। दूसरा, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान का उसके साथ क्या संबंध है, इसकी जांच करानी पड़ेगी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। और तीसरा, इस देश में जॉब कैलेंडर, वैकेंसी कैलेंडर और एग्जामिनेशन कैलेंडर लागू होना जरूरी है, ताकि इस देश के विद्यार्थी डर में ना हो, चिंता में ना हो, अवसाद में ना हो, उनके परिवार वालों को यह घबराहट ना हो कि हमारा बच्चा कुछ कर न ले। उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, और बिना शिक्षा का कोई देश मजबूत नहीं हो सकता है। आप उनको सोच करके बताइए, अशिक्षित भारत से विकसित भारत कैसे बनेगा? बेकार भारत से विकसित भारत कैसे बनेगा? पेपर चोरी जहां हो रहा हो, पेपर लीक हो रहा हो, तो विकसित भारत कैसे बनेगा? तो ये प्रचार तंत्र से बाहर निकल करके सरकार ठोस कार्रवाई करे, और सरकार को ये ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसीलिए यह छात्रों की गूंज की मुहिम की शुरुआत की गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से महाराष्ट्र के, प्रदेश के और पूरे देश के जन जन तक यह आवाज़ पहुँचेगी, और इस पर्चे के माध्यम से हम देश के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचने का काम करेंगे। और आपसे ये अपील करते हैं कि आप भी इस मुहिम से जुड़िए, अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए, अपने आप को सजा देने की जरूरत नहीं है। अगर मरना ही है तो अपने हक के लिए लड़कर मरेंगे। जो बेईमान हैं, चाटुकार हैं, चोर हैं, पेपर लीक कराते हैं, उनकी कारस्तानियों की सजा हम खुद को नहीं देंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि देश में छात्रों की गूंज की ये मुहिम इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की एक मुहिम साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया, ये पक्ष प्रतिपक्ष तो चलता ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक लॉन्च करतो आम्ही हा कार्यक्रम, त्यानंतर तुम्ही तुमचे प्रश्न उत्तर घेऊ शकता। भाऊ थोडं मोबाईलमध्ये मी सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनींना विनंती करतो की आपले काही प्रश्न असतील तर आपण ते प्रश्न घेऊ शकतो। आता माझा प्रश्न कन्हैया जी, ऐसा है कि पक्ष प्रतिपक्ष तो चलता मुझे रहेगा, मराठी समझ में आती है, बोल सकते, मुझे बोलनी नहीं आती। लेकिन इस बीच जो खेला चल रहा है, जो हमारे विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो आप जहाँ बैठे हैं आज, यहीं जो है सारे बच्चे अपनी नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। हम लोग रोज़ उनको देखते हैं, बेचारे एक एक टाइम खाना खा के जीते हैं, और इस दीवार की उस तरफ भी वो बच्चे बैठे होते हैं। कभी आप उनसे पूछोगे तो इसमें मेरा ये आपसे पूछना है कि कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास सिस्टम है, आप लोगों के पास देश भर में नेटवर्क है, आप एक बड़ी मुहिम क्यों नहीं खड़ी कर सके आज तक? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप बहुत बार हुए तो आपका स्टूडेंट विंग भी बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया, ऐसा नहीं लगता क्या? देखिए, अव्वल तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि देश में यदि शिक्षा का मसला है और स्वास्थ्य का मसला है, तो वो सिर्फ एक पक्ष का मसला नहीं है, ये सभी पक्ष का मसला है। आदर्श स्थिति तो ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य वो पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते, लगातार उसको घटाया जा रहा है। और विद्यार्थियों की जो मानसिक स्थिति है, पेपर लीक के चलते वो जिस तरीके से तनाव में है, और हर परीक्षा, तकरीबन हर परीक्षा का पेपर लीक होता है, कोई परीक्षा ठीक से होती नहीं है, समय पे जो है कोई वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी यदि आती है तो फिर बहाली नहीं होती है टाइम पे, और कई लाख पद जो है स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर खाली पड़े हुए हैं। तो जितनी बड़ी समस्या है, उस समस्या से लड़ने के लिए जितनी बड़ी कोशिश होनी चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उन कोशिशों में कमी तो है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस बार का मामला इसलिए इतना तूल पकड़ा है कि सरकार आनन फानन में रीनीट का डिसीजन ले ली। मैं 1 साल पहले आपको जाकर के हमारे टाइमलाइन को देखने की
रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, पिछली बार हम लोग कोर्ट तक गए और कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि नहीं, कुछ सेंटर के पेपर लीक हुए हैं, इसीलिए रीनीट कराने का जरूरत नहीं है। मतलब पिछली बार जो हमारी मांग थी कि रीनीट कराया जाए, सरकार इस बार आनन फानन में रीनीट कराई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इस साल का मामला है। मैं तो कहता हूं कि 80 बार से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, ये तो देश को पता चला है। सैकड़ों बार पेपर लीक हुए होंगे जिसके बारे में देश को मालूम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी एग्जाम हुआ है रीनीट का, उस एग्जामिनेशन के दौरान भी सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, अरेस्टिंग हुई है। मतलब इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इस सरकार में शर्म का लेश मात्र नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इस देश के शिक्षा मंत्री से, ठीक है, अगर शर्म मिले, बेशर्मी मिले तो वो शर्मा जाए। देखिए वो मीडिया में आ करके रील बना रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ उनके इस्तीफे की, वो उनको आतंकवादी साबित कर रहे हैं। बेशर्मी देखिए। और जब भी मौका आता है तो सेना के पीछे छुप जाते हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है वायुसेना पेपर लेके जाएगी। वायुसेना पेपर लेके जाएगी, वहां से पेपर लीक नहीं हो रहा है। हवाई जहाज और ट्रांसपोर्टेशन से पेपर लीक नहीं हो रहा है। पेपर लीक आपके टीचर के यहाँ से हुआ, जो टीचर पेपर सेट कर रहा था। ब्यूटी पार्लर से पेपर बटा है और यहीं से, इसी जगह से पेपर सीकर पहुंचा, सीकर से फिर दूसरे राज्यों में पहुंचा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह सरकार लीपापोती कर रही है और इस सरकार की लीपापोती के खिलाफ हम उनको चेतावनी देते हैं। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री, अपने प्रधान के ऊपर कार्रवाई कीजिए, चुप्पी तोड़िए, उसका इस्तीफा लीजिए, नहीं तो इस देश के विद्यार्थी जो है आपको माफ नहीं करेंगे। और बतौर विपक्ष ये हमारी जिम्मेवारी है कि विद्यार्थियों की इस आवाज के साथ हम कदम से कदम मिला करके चलें और पूरी मजबूती से चलें। कन्हैया, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद आप भी पीएचडी नहीं कर रहे होते। दूसरे साथी का सवाल एक ही सवाल है, छोटा सा, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसा बोलते हैं, वी आर प्राउड टू से दैट वी डोंट हैव एनी रिजर्वेशन सिस्टम इन आवर कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? सी, रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये किसी के द्वारा दिया गया कोई वरदान नहीं है। संघर्षों से, बलिदानों से, इस देश के संविधान की व्यवस्था से, इस देश के भीतर जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं उनको आगे लाने की ये कोशिश है। और ये कोशिश हमको इस देश के संविधान ने, ये ताकत हमको इस देश के संविधान ने मुहैया कराया है। जो कोई भी इसको तोड़ने की, कमजोर करने की कोशिश करते हैं, वो संविधान विरोधी ताकतें हैं। और ये दुख की बात है कि आज इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में, जो संविधान का शपथ लेकर के संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हैं, वो आज इस देश के संविधान का गला घोंट रहे हैं। इस देश की न्यायिक व्यवस्था के भीतर से ऐसी आवाजें आती हैं, इस देश की लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं से ऐसी आवाजें आती हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसीलिए शिक्षा को बचाने का सवाल देश और संविधान को बचाने का सवाल है। रोल सामने आया था, वही फेक लगता है जिनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। अभी तो इसमें भी एक क्लास सामने आया है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो क्लास वाले हैं उनके बारे में आपके क्या है? देखिए, हम लोगों को किसी भी समस्या की जड़ में जाना चाहिए नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ राजवंशियों को ही सिखाते हैं। हम तो सिर्फ नहीं सकते हैं क्योंकि हम तो सिर्फ राजवंशियों को ही सिखाते हैं। हम तो सिर्फ जो है पांडवों और कौरवों को ही सिखाएंगे। ये आप लोगों ने सुना था। तो शिक्षा जो पहले प्रिविलेज हुआ करती थी, जब उस शिक्षा को आजादी के बाद संविधान के माध्यम से फंडामेंटल राइट बनाया गया है, तो आज चालाकी से शिक्षा को एक प्रोडक्ट बना करके फिर से उसको प्रिविलेज बनाने की कोशिश है। शिक्षा प्रिविलेज नहीं है, शिक्षा फंडामेंटल राइट है। और ये जब हम उसको मार्केट पे पूरी तरह से छोड़ देंगे तब तो वही बात हो गया, हवाई जहाज चढ़ना प्रिविलेज है, फंडामेंटल। बहुत चालाकी से जब शिक्षा खरीदने बेचने की वस्तु बन जाएगी तो स्वाभाविक रूप से जिनके पास पैसा होगा वो शिक्षा खरीदेंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा वो नहीं खरीद पाएंगे। और आज आप देख लीजिए, क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ नीट में जो है
पेपर लीक खरीद करके, एमपी खरीद करके, बेशर्मी से खरीद करके, एमपी खरीद करके बेशर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और किसी को हिम्मत नहीं है कि पूछ ले कि इस चोरी को चाणक्य नीति नहीं कहते, ये चोरी है। और चोरी को जब आप सेलिब्रेट करेंगे, अब जब आप एजुकेटेड लोगों को डिमीन करेंगे, प्रधानमंत्री अपने मुंह से कह रहे थे कि हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्डवर्क वाले में हम पढ़ते नहीं हैं, फोटोजेनिक है। ऐसे 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 कौन पढ़ता है? ऐसे किसी को पढ़ते देखे? इसका मतलब ये आदमी पढ़ा नहीं है, ये आदमी स्कूल नहीं गया है, इस आदमी के पास फर्जी डिग्री है। जब प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी हो, प्रधानमंत्री खुद पढ़ा लिखा नहीं हो, पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाता हो, देश का गृह मंत्री विधायक चोरी करने को चाणक्य नीति बताता हो, वोट चोरी जैसे सवाल को देश का चुनाव आयोग खारिज करता हो, वहां आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक चलाएंगे? इनका एक ही चीज है, एक चीज कहते थे, ना खाया खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना पढ़ा हूं ना पढ़ने दूंगा, मैं भी मूर्ख हूं, पूरे देश को भी मूर्ख बना करके रखूंगा। उस मानसिकता के चलते हो रहा है। सर, जैसा आपकी शिक्षा व्यवस्था की जो आपने ये इसमें चालू है, उसी सब्जेक्ट को लेके कांग्रेस जनता पार्टी आंदोलन के लिए बैठी, तो वैसा आप भी आंदोलन के लिए बैठने वाले हैं, उनको सपोर्ट कुछ करने वाले हैं? हम लोग पिछले कई सालों से बैठे हुए हैं, कांग्रेस जनता पार्टी इस साल बैठी है, उनको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। हम इस मामले में ऐसा नहीं है कि इस साल से लड़ रहे हैं, हमने आपको बताया नीट को लेकर के ये तीसरा साल आंदोलन हो रहा है। पिछले साल हम लोग कोर्ट तक गए थे, लेकिन कोई भी देश का विद्यार्थी, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन अगर इस देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है तो उससे हमारा कोई अंतर विरोध नहीं है। वो मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो मांगे। सरकार से शिक्षा के सवाल पर कोई भी व्यक्ति प्रश्न उठा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि सिर्फ पार्टियों तक ही क्यों, इस देश के नागरिक समूह को, एक एक व्यक्ति को इस सवाल पर गंभीर होना चाहिए। आज आपका बच्चा सुसाइड नहीं कर रहा है, कल तो किसी का बच्चा सुसाइड कर सकता है। वो किस मानसिक अवसाद से गुजर रहा है, टीचर जो है किस मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, माँ बाप जब बच्चे को एक एग्जाम दिलाने के लिए जाते हैं तो वो किस अवसाद से गुजरते हैं। अभी बारिश हो गई है 2 दिन पुणे में, नहीं तो यहाँ भी जो है दिल्ली की तरह गर्मी पड़ने लगी थी। और ऐसी हालत में जब स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसको ऐसे चेक करते हैं जैसे वो आतंकवादी हो। इतना चेक करते हैं स्टूडेंट को, कपड़े खुलवा करके चेक करते हैं, फिर भी जो है पेपर लीक हो जाता है। तो आप समझिए कि किसी ना किसी तरह से यह पूरी व्यवस्था इस देश के विद्यार्थियों को क्रिमिनलाइज कर रही है, उनको डिप्रेशन में पहुंचा रही है और उनका इस व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया है और आज उनसे उनका सपना छीना जा रहा है। इसीलिए कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, कोई समूह, कोई पार्टी अगर इस सरकार की शिक्षा के प्रति जो रवैया है उसके खिलाफ लड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और हमारी तरफ से उन सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। साल के आंदोलन कर रहा है लेकिन उसका समर्थन नहीं मिला, लेकिन सीपीआई पार्टी को इतना समर्थन मिला कि वो उसके 20 मिलियन से ऊपर समर्थन देता। ये क्यों नहीं होती, आपकी सोचा? अब ये हो गया तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनको जो है 20 मिलियन लोग फॉलो। आप आज से शुरुआत कीजिए, हो जाएगा। आप आज से फॉलो करना शुरू कीजिए, हो जाएगा। ये कोई चैलेंज, ये कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, ये कंपटीशन नहीं है, हमको समझना चाहिए कि किसके पास कितना फॉलोवर है, ये कंपटीशन नहीं है। उस हिसाब से तो मेरे पास जो है वो 5 मिलियन फॉलोवर है, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा था तो तुमको 7 लाख ही वोट आया था। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन ये होना चाहिए कि हम सब यह संकल्प लेते हैं कि यह देश हम सब का है। देश मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री नहीं होता है, देश मतलब सिर्फ 545 सांसद नहीं होते, देश मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता, हम सब देश हैं। इस देश के लोगों से देश बनता है और हम सिर्फ नंबर नहीं है। ये जो मिलियन हमारे दिमाग में डाला जा रहा है, ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से हमारे दिमाग में डाला जा रहा है। 5 ट्रिलियन की तो इकोनॉमी भी बन गई थी। जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई थी तो 5 किलो अनाज लेने के लिए कौन लोग लाइन में खड़े थे? ये नंबर हमारे दिमाग में क्यों घुसाया जा रहा है? ताकि हम भी नंबर देखें। हम नंबर नहीं है, हम क्या एक नंबर है? हम सिर्फ एक वोट है। हम इस देश के नागरिक हैं और एक वोट हमारा एक बुनियादी अधिकार है। इसके अलावा हमारे पास अधिकार है, राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, इस देश में सपना देखने का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है। जानबूझ करके हमको नंबर में रिड्यूस किया जा रहा है। ये वही मानसिकता है
जिस मानसिकता ने इस देश में ऊंच नीच फैलाई हजारों साल तक, ये वही मानसिकता है कि इंसान को पशुओं से भी नीचा समझा जाए। ये वही मानसिकता है। बताइए, पशु पवित्र है और इंसान जो है वो अछूत है। इसी मानसिकता के चलते होता है। हम नंबर नहीं है, हम नागरिक हैं। और हमको जो लोग नंबर समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम नंबर नहीं है। हम लाइक व्यूज पर जो उसके क्लिक्स हैं, सिर्फ हमारी यही वजूद नहीं है। हम प्रजा थे, हम प्रजा थे इस देश के राजाओं के, इस देश में अंग्रेजों के, और उनके खिलाफ हमको आज़ादी मिली है। और आज़ादी मिली है तो हम इस देश के नागरिक हैं। जितना अधिकार इस देश के प्रधानमंत्री को है, उतना ही अधिकार इस देश में एक जूता सिलने वाले को है। और इसीलिए ये अधिकार हमसे जो छीना जा रहा है, उस छीनने के लिए जरूरी है कि हमको नंबर में रिड्यूस किया जाए। हम आपके सामने जब बोले कि 21 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है, वो सिर्फ 21 विद्यार्थी हैं। क्या उस 21 विद्यार्थी का परिवार नहीं है? उसके माँ बाप नहीं है, उसकी बहनें नहीं है, उसके भाई नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, उसके रिश्तेदार नहीं है। हम सिर्फ नंबर नहीं है, हम सिटीजन हैं। इसीलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, किसी भी मुहिम को, किसी भी लड़ाई को नंबर से कंपेयर नहीं किया जाए। उसकी इंटेंसिटी किस बात में है? और इंटेंसिटी इस बात में है कि एजुकेशन का सवाल किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी सवाल होता है। कई सारे लोगों ने कहा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। अगर हमारे पास पढ़ने का अधिकार नहीं होता, वोट देने का अधिकार नहीं होता, सरकारी नौकरियों में हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, तो क्या ये नेता जो आज अपने महलों से निकल करके, हेलीकॉप्टर से उतर करके आपकी गंदी गलियों में आकर के आपके सामने हाथ जोड़ते हैं? ये हाथ जोड़ते हैं? ये जानबूझ करके हमको नंबर में रिड्यूस कर रहे हैं। क्या कह रही है पूरी की पूरी मीडिया कि 7 सांसद फिर से आ गए सिंधे में। अरे 7 सांसद आ गए सिंधे में? क्या उस 7 सांसदों को जो करोड़ों लोगों ने वोट दिया, उस वोट का कोई मतलब नहीं है? उस व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है? 27 लाख लोगों के वोट काट दिए गए बंगाल के चुनाव में। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? अरे एक बार वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? ये इतनी आसान बात है। तो यह पूरी की पूरी मुहिम को नंबर में रिड्यूस करने की जो साजिश है, इस साजिश को हम लोगों को पूरी गंभीरता से समझना होगा। किसी के पास कितना भी फॉलोवर हो, चाहे हमारे पास एक भी फॉलोवर नहीं है, तो क्या हमारी आवाज मायने नहीं रखती है? हो सकता है बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं, तो क्या उनका जीवन मायने नहीं रखता है? हम नंबर नहीं है, हम नागरिक हैं। और जो हमको नंबर में रिड्यूस कर रहे हैं, हमको उनकी साजिश से समझना पड़ेगा। हम सब्जेक्ट से सिटीजन हुए थे, और सिटीजन से जो हमको नंबर बना रहे हैं, वो हमसे हमारी नागरिकता छीनना चाहते हैं। क्या कहा है अभी कोर्ट ने? कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो आधार कार्ड बनवाया क्यों? सिर्फ पैन कार्ड से लिंक करने के लिए? क्यों बनवाया आधार कार्ड? वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो क्या प्रमाण है नागरिकता? क्या इस देश के मुट्ठीभर नेता, उनके बच्चे जो विदेशों में पढ़ते हैं, वही भारत है? इस देश के 140 करोड़ लोग भारत नहीं है। ये नंबर में रिड्यूस करने की साजिश के को हम लोगों को पूरी गंभीरता से समझना चाहिए। मिलियन फॉलोवर हो ना हो, लड़ाई ईमानदारी से बुनियादी तौर पर अपने वजूद की लड़नी पड़ेगी। और शिक्षा का सवाल इस देश के लोगों का वजूद का सवाल है। My demand is not similar like CJP. CJP's demand is similar like to us, because CJP has established in 2026, 26 है, ठीक है, and NSY has established after freedom, after the independence of this country. So how can you say this? No, we are not taking a stand lightly. Maybe you have came very lately. but this like क्या कहते हैं उसको कि देर आए दुरुस्त आए। आप आज भी आए हैं, आपको बहुत स्वागत है। हम तो पिछली बार भी डंडे खा रहे थे दिल्ली में, इन्हीं सवालों पे खा रहे थे। और हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम नहीं, जब हम आज आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, देश के किसी कोने में कोई विद्यार्थी समूह डंडा खा रहा होगा। ये बड़ी दुखद बात है कि आखिरी पन्ने पर भी हमको जगह नहीं मिलती है। हमारे एग्जामिनेशन में भी ये सवाल पूछा जाने लगा है कि किसी एक्ट्रेस का हाइट क्या है, तो वो छींकती कैसी हैं, उनका अफेयर किससे चल रहा है, वो कैसा कपड़ा पहनती हैं, इस सब के बारे में चर्चा होती है। लेकिन देश के किस हिस्से में कौन सा विद्यार्थी आत्महत्या कर लिया, कौन से जो है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उसके माँ बाप को अपनी जमीन बेचनी पड़ी, किस माँ को अपना जो है मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा,
कौन सा पेपर लीक हुआ है और उसके चलते कहाँ विद्यार्थी डंडे खा रहे हैं, यह खबर हेडलाइन नहीं बनता है। तो वी आर नॉट लाइक। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसी वक्त इस देश की जेलों में 5-5 साल से पढ़े लिखे लोग जेल में बंद हैं। विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, कवि, लेखक, साहित्यकार, उनको जेलों में बंद कर दिया गया है। जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए सवाल उठाते हैं उनको आतंकवादी और देशद्रोही कहा जाता है। अभी जो है जब भी शिक्षा मंत्री ने जो है इन्हीं विद्यार्थियों को आतंकवादी कहा है। देखिए, ये ना कोना कोना नहीं खेलना है, ये तू मैं का सवाल नहीं है। जो आज लड़ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो कल लड़ रहा था वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो कल लड़ेगा वो भी इम्पोर्टेंट है। देश एक बहती हुई धारा के समान होती है। हमको इस देश का नागरिक होने का सौभाग्य मिला है, हम अपने हिस्से की जिंदगी जी करके चले जाएंगे। जो हमसे पहले जिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे आने वाले वक्त में जो है इस देश का नागरिक बनेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। देखिए, हमसे पहले इस फाउंडेशन में बहुत सारे लोगों ने काम किया। अगर आप आज यहाँ बैठी हुई हैं, पत्रकार बनी हैं पढ़ लिख करके, तो आप सावित्रीबाई फुले के योगदान को नहीं निकाल सकती। महिलाओं को अगर शिक्षित नहीं किया जाता तो आज जो है महिलाएं जो है वो हवाई जहाज नहीं उड़ा रही होती, स्पेस में नहीं जाती, पत्रकार नहीं बनती। तो कोई तो लड़ता है ना। इसलिए हम लड़ाइयों को आपस में ना बांटें, तू मैं ना करें। ये व्यूज और लाइक का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। और जब देश का मामला हो तो कोशिश करें कि सारा पक्ष जो है इसमें जुड़ जाए। और इसमें एक ही पक्ष है, पक्ष ये है कि शिक्षा का अधिकार सबका संवैधानिक बुनियादी अधिकार है, और ये अधिकार आज इस देश के लोगों से छीना जा रहा है। अगर इस देश के लोगों से अधिकार छीना जा रहा है तो इस अधिकार को बचाने के लिए हम सबको साथ देना चाहिए। बहुत धन्यवाद। सर, जैसे लीक की तरह Sir, but coming back to the topic that is छात्रवृत्ति पूंज, तो आप इस मुहिम में स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन को किस तरह देखते हैं? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन को किस तरह देखते हैं, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या रोल होगी इसमें? क्योंकि आपने बोला आप नेशन वाइड जाएंगे। एजुकेशन ऑलरेडी जो है ना वो संवर्ती सूची में है। शिक्षा पहले से संवर्ती सूची में है, वो सिर्फ जो है केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं और कई राज्यों में आपकी सरकार है तो आप क्या करेंगे, अगर आपका ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मैं उसका ये जवाब दूं कि हमको कम से कम अब इस देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष पे ये भरोसा जताना चाहिए कि वो जितना बोलते हैं उतना जरूर करते हैं। उन्होंने जब हम स्टूडेंट थे तो आकर के वादा किया था कि जो संस्थानिक हत्याएं होती हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन दलित विद्यार्थियों के साथ होता है, उसको रोकने के लिए जो हम लोग डिमांड कर रहे थे कि रोहित एक्ट को लागू किया जाना चाहिए, मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि हमारी सरकार ने रोहित एक्ट को लागू कर दिया। जब मैं पीएचडी कर रहा था, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तब हम सरकार से मांग कर रहे थे, उस मांग को कांग्रेस की सरकार ने लागू कर दिया। हम आज जो भी हासिल किए हैं वो इस देश की संविधान की व्यवस्था से ही। को फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन का एक्ट कांग्रेस पार्टी ने ही पास करके बनाया था। इसीलिए जब हम सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष की तरह, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। आज हम जो स्टूडेंट चार्टर बनाने की कोशिश करेंगे इस मुहिम के साथ, उसमें देश के विद्यार्थियों का, शिक्षाविदों का, पेरेंट्स का जो सजेशन आएगा, तब जब हमारी सरकार बनेगी तो उस सजेशन को हम लागू करेंगे। हम उसके लिए संकल्प हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।